फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है थोड़ा और थ्योरेटिकल चैप्टर भी है। सो इंट्रोडक्शन करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। भैया क्या है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो मेरे से अगर पूछोगे ना तो आगे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना उन सब का बेस ये चैप्टर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और आगे के चैप्टर्स हम क्यों करेंगे उसका रीजन यहां दिया। ओके ठीक है। सो एक एक चीज पढ़ाऊंगा, उनका मीनिंग बताऊंगा तो समझना। एज वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल इज द फाइनेंस मतलब मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारी बॉडी में जो इंसान है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या काम है और ब्लड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे बॉडी में से ब्लड को निकाल दिया जाए, रक्त को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कोई बोलेगा सर डेथ हो जाएगी, हाँ डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कि सर अगर बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो पैरालाइज हो जाता है। वो जगह अगर इस हाथ में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा, और पूरी बॉडी में ऐसा हो जाए डेथ। आया चीज? तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन नाम का इंसान है जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, है ना, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसमें जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो ब्लड की तरह काम करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस मनी की कमी हो गई तो वो ऑर्गेनाइजेशन को या तो पैरालाइज हो जाएगा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा उसका। वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी बंद हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है मनी। हम सबकी लाइफ में भी तो मनी इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली के अंदर देखो ना, जिस परिवार में पैसा कंटिन्यू हर महीने आता हो वो परिवार बढ़िया चलता है, रिश्ते भी बड़े अच्छे चलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे ब्रदर सिस्टर से हो, अगर किसी की शादी हो रखी है तो वाइफ से हो, बढ़िया रिलेशन चलता है। घूमने जाओ, फिरने जाओ, बढ़िया खाओ, जो ख्वाहिशें हैं वो उनकी पूरी होती है, तो सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन अगर अगर एक साल के लिए अगर वो इनकम आना उस लेवल की बंद हो जाए या उससे बहुत कम आने लग जाए तो न जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। कई लोगों के डिवोर्स तक हो जाते हैं, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम भी आती है, और कई लोग इस वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। आपने सुना होगा, है ना। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। यस। तो इस चैप्टर का नाम क्या है सर? ये तो हमको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर या हमारी फैमिलीज के अंदर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ है, ब्लड की तरह काम करती है। जैसे बॉडी में ब्लड काम करता है, मनी वैसे काम करती है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो अब क्या करें? तो अगर मनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन की डेथ हो सकती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो सकता है, वो फैमिली खत्म हो सकती है। तो फिर इस मनी का, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको करना होगा। हम हर चीज को मैनेज करते हैं तो हमें पैसों का मैनेजमेंट सबसे पहले करना होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम तो यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन साथ साथ में मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल आपकी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के भी दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर कभी भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। ओके ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर क्या है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर किसी ने नहीं किया तो वो महीने की, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज है, और 1 लाख रुपीज कम नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके ऊपर 15-15, 20-20 लाख रुपए के लोन चल रहे हैं, और जिस दिन उनकी वो इनकम आनी बंद हो गई उस दिन वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने मनी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया हुआ है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी मंथली इनकम 20-25 हजार रुपए ही है,
बट उन्होंने उसका मैनेजमेंट इस तरीके से किया हुआ है, इस तरीके से उसमें से सेविंग करके वो इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आने वाले 1-2 साल के अंदर उनकी अगर इनकम आनी बंद भी हो जाए, वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉय हो जाए, यानी कि बेरोजगार हो जाए, तो भी वो आने वाले 4-5 साल आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन में भी करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हर कोई अगर मनी को मैनेज कर पाता तो होता ही बढ़िया। तो सर मनी को मैनेज हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनी को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना एक आर्ट है, एक साइंस है। मतलब आर्ट कौन होता है? जो आर्टिस्ट होता है ना, वही मनी को मैनेज कर सकता है। और जिसको साइंस, साइंस मतलब जिसके पास नॉलेज है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि भैया देखो ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, वही मनी को अच्छे से मैनेज कर सकता है, फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। तो फाइनेंस मैनेज करना लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है। जो जिसके पास आर्ट है, जिसके पास साइंस है, वो मनी को मैनेज कर सकता है। तो फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिल्कुल और वो जलेबी कौन चबा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो हम ये कह रहे थे हाँ, तो मनी को मैनेज करना आर्ट और साइंस तो है ही, लेकिन मैनेज के साथ साथ में उसको क्या करना? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, ओला। अब ओला से नाम क्या है? ओला कंपनी है ना। मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल बहुत सारे दूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसेस में बड़ा इंटरेस्टेड हूं, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज वगैरह पढ़ता रहता हूं रियल। तो बहुत एग्जांपल दूंगा आपको, मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है। सो ओला, आपने नाम सुना होगा। हाँ सर, ओला उबर तो कैब है। हाँ सही सुना। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आती है, और ओला नाम की वो कार भी लेके आ रहे हैं। हाँ, इसका अभी आईपीओ भी आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शेयर मार्केट में इस कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी इशू करके, शेयर भी बेच करके जो है पैसा भी उठाया पब्लिक से, है ना। इस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है ना, या इस कंपनी का जो ओनर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा सा नाम है। जो बंदा है जिसने इसको फाउंड किया है, मतलब जो फाउंडर है इसका, वो बड़ा कमाल का। ओला उबर जो कैब थी, उनका बिजनेस था ना, वो बिजनेस इनका कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाया। लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग उठाई थी इन्वेस्टर से। मतलब ये इन्वेस्टर को जो है राजी कर पाए, है ना, कि उनसे फंडिंग ले ली। ओला उबर कैब स्टार्ट किया। वो ओला कैब जो स्टार्ट किया, वो कंपनी कभी भी प्रॉफिट में नहीं आई। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो नेक्स्ट ओला इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे ये, तो उनमें तो उनको फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बंदा कमाल का है, उसको पता है कि फंड का अरेंजमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टर्स को कैसे इंस्पायर करना है कि वो हमारे बिजनेस में पैसा डाले, और 10 से 15 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली। जबकि पिछली कंपनी कभी भी प्रॉफिट में नहीं आई। चलो यही कहानी खत्म नहीं होती है। बंदा का देखो अरेंजमेंट ऑफ फंड कैसे करता है वो। सही है गलत है वो मैं नहीं बस बोल रहा। ओला इलेक्ट्रिक बिकनी स्टार्ट हुई क्योंकि सबसे पहले आओ पहले पाओ वाला मामला था। अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। हाँ आइडिया है, ठीक है, मैं आइडिया पे नहीं जा रहा। सुनना बेटा, सिर्फ आइडिया नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, है ना। अगर ये अब जैसे बाईजूस का फाउंडर है, उसको बोलो फंडिंग उठा के दिखा दे, उसके पास दूसरे आइडिया तो होंगे ना। लेकिन उसका पिछला बाईजूस फेल हो गया, तो अब उसको कौन फंड करेगा? वो ही सेम ओला फेल हो गया, फिर भी उसने ओला इलेक्ट्रिक में फंडिंग उठा ली। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी बिक रही है, बहुत ज्यादा बिकी भी है, लेकिन उसकी सर्विस वगैरह अच्छी नहीं आ रही, रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अभी उसको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले तो कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं थी, अब टीवीएस की आ गई, होंडा की आ गई, हर गाड़ी लेके आ रही है ना। फिर भी बंदे को देखो आईपीओ निकाल लिया। ओला इलेक्ट्रिक भी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन आईपीओ निकाल के 7-8 हजार करोड़ पब्लिक से उठा लिया। तो उस बंदे की एक बात माननी पड़ेगी, बंदे को फाइनेंस मैनेजमेंट तो करना आता है, क्योंकि उसने अरेंजमेंट ऑफ फंड कर लेता वो।
ऐसे के ऐसे, ये तो एग्जाम्पल था, ऐसे के ऐसे। अब इसका मतलब वो बड़ा आर्टिस्ट है बेटा, साइंस वाला बंदा, मस्त बंदा है, उसको मनी मैनेजमेंट और मनी का अरेंजमेंट करना आता है ना जी। तो यहां पर यही बात चल रही है कि फाइनेंस मैनेजमेंट जो है उसमें, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आपको मनी, फाइनेंस का या मनी का या फंड का मैनेजमेंट करना और अरेंजमेंट करना आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव, अगर आप चाहते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर है क्या? फंड्स की, पैसों की, फाइनेंस की, मनी की। बिना पैसों के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, बिना पैसों के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो नहीं कर सकती, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ना प्रॉफिट में होगी, ना सेल्स में होगी, और बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड भी नहीं कर सकती, मतलब वो अपना विस्तार भी नहीं कर सकती। और सिटीज के अंदर, जैसे स्टेट में तो नेशनल लेवल पर, नेशनल पे है तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकती। तो चाहे सरवाइव करना हो, ग्रो करना हो, एक्सपांड करना हो, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसा आने पर उसका अच्छे से मैनेजमेंट और अरेंजमेंट भी करना आना चाहिए। ओके, ठीक, बिल्कुल सर, रिक्वायर फंड। ठीक है, आगे। इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है, दैट मनी प्रोड्यूस मोर मनी। बिल्कुल, और इसको हम नॉर्मल भाषा में काफी लोग बोलते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। अगर कोई बंदे के पास पैसा आ जाता ना अच्छे से, है ना, तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, अब तो पैसा पैसे को खींचेगा, चुंबक की तरफ, जहां पैसा वहीं पैसा जाता है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास और ज्यादा पैसा आता है। अरे वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको मनी मैनेजमेंट करना आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना आता है। ओके, सो इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है, मनी प्रोड्यूस मोर मनी, जिसके पास पैसा है वो और प्रोड्यूस कर सकता है पैसे से, और पैसे से पैसे बनता है, कह सकते हैं। ओनली व्हेन इट इज प्रॉपरली मैनेज्ड, पर ये कब होता है? मनी प्रोड्यूस मोर मनी, ये कब होता है? व्हेन इट इज प्रॉपरली मैनेज्ड, जब उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस कंपनी के फाउंडर, उसके दो बेटे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी के पास भी उतना ही पैसा था जितना अनिल अंबानी के पास था। दोनों भाइयों का जब बंटवारा हुआ था उनकी दौलत का, तो दोनों को बराबर दिया गया था। और अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम बिजनेस था। टेलीकॉम मतलब उस समय रिलायंस के फोन आते थे कीपैड, वो कंपनी की मालिक, उसके टावर, वो सब अनिल अंबानी के थे। लेकिन भैया वो उस पैसे को और बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाया। अभी लोन चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कई सारी कंपनियां डूब चुकी है। ओके, इधर है हमारा मुकेश अंबानी, उसको पैसा तो मिला था, लेकिन उतना ही मिला था जितना दूसरे भाई को मिला था। बट उसने क्या किया, मुकेश अंबानी ने उस पैसे को अच्छे से मैनेज किया, उसको अरेंज किया, उसको सही जगह लगाया, और आज देख लो। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया में नंबर 10 में आता है वो अमीरी में। आया समझ में? यस। तो ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट, हेंस efficient management of every business enterprises is closely linked with efficient management of its finance. अगर आप चाहते हो कि किसी भी बिजनेस के अंदर एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो आपको एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एफिशिएंटली फाइनेंस मैनेजमेंट करोगे तो आपके पास एफिशिएंटली जो है बिजनेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, मोटा भाई मैनेज एवरीथिंग, बिल्कुल राइट। ठीक है, ओके, आप भी बड़े इंटरेस्टिंग हो यार। द कॉमन, क्योंकि काफी लोगों को मैं एग्जांपल देता हूं, उनको ना पता भी नहीं होता है कि अच्छा मुकेश भाई, भाई मोटा भाई के बेटे हैं क्या अनिल अंबानी, भाई है क्या, और अच्छा है क्या, मतलब पता नहीं होता। आपको पता है तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे मुझसे। द कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस मैनेजर्स इज ऑल अबाउट फंड्स। बहुत सारे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेते हैं किसके बारे में? फंड के बारे में। एंड देयर इज हार्डली एन मैनेजर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हुम मनी डज नॉट मैटर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर काम करते हैं, वो सब मैनेजर जो डिसीजन लेते हैं उसमें लगभग सारे डिसीजन मनी से रिलेटेड ही होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी होते हैं।
कोई भी डिसीजन बिना फाइनेंस के नहीं हो सकता। कि भैया सेलिंग डिपार्टमेंट डिसीजन ले रहा है एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन का, तो पैसा नहीं लगेगा क्या? परचेसिंग डिपार्टमेंट डिसीजन ले रहा है कि यहां से गुड्स परचेज करना है, तो पैसा नहीं लगेगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है कि इस नई मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो नई मशीन फ्री में थोड़ी आएगी। हर जगह आपको जो भी आप डिसीजन लोगे उसका सीधा इफेक्ट आपके फाइनेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर है ना, कौन है? ठीक है, सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मैं जब भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, जब भी मैं किसी कंपनी के अंदर क्या करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं 4-5 चीजें देखता हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताए वो क्या देखते हैं कि उस कंपनी के पास में कैश फ्लो कितना पड़ा है। वॉरेन बफेट क्या देखते हैं? उस कंपनी के पास में कैश फ्लो कितना है, उसके पास कितना कैश पड़ा है। अगर किसी कंपनी के पास में कैश ज्यादा होता है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और भी कुछ चीजें देखते हैं लेकिन कैश फ्लो देखते हैं। और उसमें उनका मानना है कि अगर कंपनी के पास पैसा रहेगा ना, क्या रहेगा? पैसा, तो फिर क्या होगा बताएं? सामने कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाएगी, वो कंपनी उस पैसे के दम पर उस मुश्किल का सामना करके आगे निकल जाएगी। और अगर पैसा नहीं हुआ तो लोन लेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक वो मुसीबत, एक लोन वाली मुसीबत, दो मुसीबत। ठीक है, इसलिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वॉरेन बफेट तो अपनी कंपनी के अंदर अभी हाल ही के अंदर रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने तो लिक्विडिटी फुल रख रखी है अपनी कंपनी में। लिक्विडिटी मतलब कैश बहुत रखा हुआ है ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आए और वो उसको ग्रैब कर ले। ठीक जी, ऐसा होता भी है ना, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, अरे यार ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी आई थी लेकिन उस समय पैसे नहीं थे, है ना। बस वही है, बिल्कुल वो हर टाइम में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ओके, सो द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, the term financial management can be defined as the management of flow of funds in the firm। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? कैन बी डिफाइन, उसको डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड। फंड का जो फ्लो होता है, पैसों का जो फ्लो होता है किसी भी फर्म के अंदर, इट डील विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म। उससे हम फर्म के फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, फ्लो आ रहा है फंड का, उसको, उस फंड के फ्लो को, उस पैसे को अच्छे से क्या करना, मैनेज करना, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ओके, ठीक है। एक चीज मैं बता दूंगा आपको बेटा, इस सब्जेक्ट को, बाकी मैं किसी सब्जेक्ट में नहीं बोलता हूं, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी नहीं बोलूंगा, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं बोलूंगा, मैं कॉर्पोरेट में नहीं बोलूंगा, मैं इनकम टैक्स में नहीं बोलूंगा, थ्योरी सब्जेक्ट में वैसे भी नहीं बोलूंगा, बट इस सब्जेक्ट में बोलूंगा। ये सब्जेक्ट बेटा एग्जाम पर्पज से मत पढ़ना, इसको तो अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने के लिए पढ़ना, और आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां एप्लीकेबल करना। इतना नॉलेज लेना ताकि आपके पास में फाइनेंस आए, जब भी पैसा आए तो आप उसको इतना वेल मैनेज कर सको, इतना वेल मैनेज कर सको, कितना वेल मैनेज कर सको, इतना कि आपको आने वाले टाइम में पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कंसर्न क्या होता है? जो आपके पास फंड पड़ा है, पैसा पड़ा है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो। द फाइनेंस मैनेजमेंट मस्ट सी दैट द प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड इन सच मैनर, देखो फंड का क्या करना, प्रोक्यूटमेंट करना, उसको सुरक्षित रखना, ऑफ फंड सच मैनर दैट द रिस्क कॉस्ट कंट्रोल शुड बी प्रॉपरली बैलेंस, ताकि जो है उसमें पैसे की जो रिस्क है, देखो पैसा आता है ना, रिस्क लेके आता है बहुत सारी साथ में, ठीक है, और पैसे की जो कॉस्ट है, क्योंकि फ्री में नहीं आता पैसा, कॉस्ट लगती है उसकी। अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट लगेगा, खुद का पैसा है तो फ्री में थोड़ी यूज करेंगे,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है, एंड कंट्रोल। ये सारी चीजें जो है प्रॉपरली बैलेंस करनी चाहिए इन अ गिवन सिचुएशन विच रिजल्टेड इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट बेस्ट बेस्ट, हिंदी में बड़ा मस्त है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम नाम की कंपनी भी है अभी नहीं, बट हाँ, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इस तरीके से फाइनेंस को मैनेजमेंट करना है, फंड को मैनेजमेंट करना है कि उस फंड का यूज करके हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, उस फंड का बेस्ट यूज कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 3 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट है बैंक के अंदर एफडी करा दो, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड है किसी बिजनेस में लगा दो, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब बिजनेस खोल दो उससे। और थर्ड है आपको ऐसी अच्छी कंपनी बताता हूं, उसमें लगा दो, वहां पर 15% आपको रिटर्न मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिटर्न कहां मिल रहा है? 15%, वहां डाल दो। लेकिन इसमें रिस्क भी मैनेज करना होगा। सबसे कम रिस्क कहां है? सबसे कम रिस्क तो एफडी कराने में। तो रिस्क को भी अच्छे से देख करके, रिटर्न को भी अच्छे से देख करके फिर उस पैसे को यूज करना है, ताकि उसका ऑप्टिमम यूज हो सके, बेस्ट यूज हो सके। ओके,